नहीं बल्कि 26 भी नहीं, 25 आपने अभी करना है ना, मेरा ख्याल है। फंक्शन ओवरलोडिंग वगैरह की थी मेरे साथ। हमने ये मैक्रोज पढ़े थे, हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की थी, मेलॉक कैलॉक ये सारा कुछ किया था, मेमोरी लीक, डैंगलिंग पॉइंटर, और ठीक है हमने यहीं से आगे चलना। तो भाई ये 3 या 4 छोटी छोटी चीज़ें हैं इस टॉपिक के अंदर। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग तो तुम्हें पता है ना, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग उसको कहते हैं जो फंक्शंस के अंदर तुम करते हो, यानी एक प्रोग्राम को छोटे हिस्सों में ब्रेक कर लो, फंक्शंस में ब्रेक कर लो, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ये तो हमें आती है। डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गुमेंट से शुरू करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो इसको समझने के लिए डिफ़ॉल्ट फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए तुम्हें फंक्शन कॉलिंग करनी है। एक फंक्शन को कॉल करना है और उसको कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं, ये हमारा मुद्दा होएगा। तो हम एक फंक्शन लिखते हैं void fun, उसको कहते हैं int x कॉमा int y। ठीक है, फंक्शन के अंदर जो भी है हमें परवाह नहीं है, वो हमारा ताल्लुक सिर्फ कॉलिंग से है। तो हम उसको कॉल करेंगे 3 तरीकों से। ठीक है, पहले मैं उसको कॉल करता हूँ fun1 कॉमा 2 के साथ। ठीक है, सोचो क्या होता है। फिर मैं उसको कॉल करता हूँ fun 10 के साथ, एक वैल्यू के साथ। सोचो क्या होता है। और फिर मैं उसको कॉल करता हूँ fun 20, सोचो क्या होता है। अच्छा, तो जब मैं फंक्शंस को इस तरीके से कॉल करता हूँ, मतलब मैंने एक फंक्शन लिखा है void fun, 2 आर्गुमेंट्स हैं उसके, सब कुछ नज़र आ रहा है बेसिकली। तो सवाल ये है कि जब मैं इसको इस तरीके से कॉल करता हूँ तो क्या होता है। तो सिंपल है कि ये तो वैलिड कॉल है, ये चलती है। पहला पैरामीटर जो है 1 वो चला जाता है x में, और दूसरा पैरामीटर 2 जो है वो चला जाता है y में। सिंपल। जब मैं उसको कॉल करता हूँ एक आर्गुमेंट के साथ, भाई उसको 2 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है, तो मैं उसको सिर्फ एक पैरामीटर दे रहा हूँ, 10 दे रहा हूँ, तो क्या ये कॉल चलती है या नहीं चलती? ये कॉल नहीं चलती। ठीक है, ये इनवैलिड है और यहाँ पे एरर आता है। ठीक है, करके देखोगे तो यहाँ पे एरर आएगा। और यहाँ पे तीसरे केस में मैं एक कोई भी आर्गुमेंट नहीं दे रहा, तो डेफिनेटली ये भी इनवैलिड है और यहाँ पे भी एरर आएगा। सी प्लस प्लस इस तरीके से चलती है। सी प्लस प्लस कहती है कि अगर मेरा फंक्शन 2 पैरामीटर्स एक्सपेक्ट कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर तुम 2 पैरामीटर्स दोगे तभी मैं उसको चलाऊंगी, वरना नहीं चलाऊंगा। ठीक है, ये नॉर्मल बिहेवियर है बिल्कुल, जो जिस तरीके से सी प्लस प्लस काम कर रही है। अच्छा, अब डिफॉल्ट फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या है। डिफॉल्ट फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स ये है कि तुम मतलब जो उसका नाम है बेसिकली डिफॉल्ट फंक्शन पैरामीटर्स, कि तुम पैरामीटर्स को कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इंट वाई है इज इक्वल टू 100। मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने इंट एक्स दिया पैरामीटर और इंट वाई पैरामीटर दिया, और मैंने उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी 100 की। अब जब ये कॉल चलती है तो इसमें ये होता है कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है 1, और वाई की वैल्यू क्या हो जाती है 2। जिस तरह हमेशा से होता है कि हम 2 पैरामीटर्स दे रहे हैं, 1 कॉपी हो गया एक्स में, 2 कॉपी हो गया वाई में। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है। मैं ये कॉल चलाता हूँ, एक्स के अंदर चला जाता है 10 और वाई के अंदर चला जाता है 100। ये डिफॉल्ट फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं कि मैंने सिर्फ एक पैरामीटर दिया है और फंक्शन को कॉल किया, लेकिन फंक्शन चल पड़ा है। वो चला ऐसे है, इस वजह से है कि वाई की उसके पास वैल्यू ऑलरेडी मौजूद थी डिफॉल्ट, तो वो 100 हो जाए। ये कॉल, तीसरी कॉल अभी भी इनवैलिड रहेगी, क्योंकि जब तुम ये कॉल करोगे तो उसको y की वैल्यू तो पता चल जाएगी, y तो 100 है, लेकिन x की कोई डिफॉल्ट वैल्यू मौजूद नहीं है, तो वो इनवैलिड हो जाएगी। अब तीसरे को भी चलाओ, तीसरे को किस तरह चलाओगे, यानी ये तीसरी कॉल भी आपने चलानी है। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि x की भी डिफॉल्ट वैल्यू दे दो। अब मैंने x की भी डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है, y की भी डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है, यानी अब अगर मैं इस तरीके से खाली भी कॉल करूंगा
तो भी उसके पास x की वैल्यू मौजूद है 20 और y की वैल्यू मौजूद है 100 और ये कॉल चल पड़ेगी। ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं। ये जो सबसे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ये तो तुम पहले से करते आए हो ना, इसका तो तुम्हें पता है। फिर मैंने एक पैरामीटर दिया और फिर मैंने दूसरा पैरामीटर दिया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट डिफॉल्ट फंक्शन पैरामीटर्स इज। बहुत ही कम होता है कि ये इस्तेमाल होएं, लेकिन होते भी हैं, हो भी जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये एक टूल है जो हमारे पास मौजूद है। ये एग्जांपल उसका देख लो, ये अच्छा एग्जांपल है। तो मैंने एक फंक्शन लिखा शो का, शो नाम का एक फंक्शन लिखा। पहले पैरामीटर को वैल्यू 1 दी, दूसरे पैरामीटर को 2.3 दी, तीसरे पैरामीटर को 4 दी। अब अगर मैं शो को ऐसे कॉल करूंगा, यानी बिल्कुल खाली कोई पैरामीटर्स नहीं दूंगा, तो आंसर्स क्या आएंगे, डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगी, 1, 2.3 और 4। तो जो पहली केस में आंसर आएंगे वो 1, 2.3 और 4 आए। दूसरे केस में मैंने 5 दिया है, विच मीन्स कि पहला पैरामीटर तो मैंने ओवरराइड कर दिया है, बाकी नहीं किया है। तो आंसर्स आएंगे 5, 2.3 और 4। ये दूसरे केस में आंसर्स आएंगे 5, 2.3। तीसरा केस सबसे सिंपल है मेरा ख्याल है, मैंने नहीं सॉरी, दो पैरामीटर में 6 और 7.8। तो 6 पहले में चला गया, 7.8 दूसरे में चला गया, तीसरा डिफॉल्ट है। तो 6, 7.8 और 4। और आखिरी सबसे आसान केस है जिसमें मैंने तीनों वैल्यूज दे दी हैं, 9, 10 और 12। तो इस केस में ज़ाहिर बात है 9, 10 और 12 जो वैल्यूज दी हैं वो हैं। सी प्लस प्लस में डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स हमेशा राइट टू लेफ्ट जाते हैं। यानी तुम ये नहीं कर सकते कि तुम शो 5 तुमने कॉल किया है और तुम्हारा दिल कर रहा है कि तुम 5 जो है वो तीसरे आर्गूमेंट में रखवा दो, तो यहाँ पे तुम 2 कॉमे लगा दो, तो नहीं, वो नहीं चलेगा। आर्गूमेंट्स हमेशा राइट टू लेफ्ट ही जाएंगे कि जो डिफॉल्ट जिनको देनी है वो सबसे राइट पे होने चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। अगेन वेरी स्मॉल थिंग, बस दिमाग में रखना कि डिफॉल्ट फंक्शन आर्गूमेंट्स मौजूद होते हैं। प्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशंस भी आपको पता है, ये लोकल ग्लोबल का चक्कर है। इनलाइन फंक्शंस हमारी दूसरी छोटी सी चीज़ है इस टॉपिक में। तो इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं? इनलाइन फंक्शन सिंपली ये होते हैं कि दे बिहेव एज मैक्रोस। इनलाइन फंक्शंस ये होते हैं कि दे डू नॉट बिहेव लाइक फंक्शंस बट एक्ट लाइक मैक्रोस। अगर आपको याद है कि मैक्रोस और फंक्शंस में क्या फ़र्क होता था, तो आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। तो फंक्शंस में ये होता था कि जब आप फंक्शन कॉल करते थे तो प्रोग्राम अपना करंट कॉन्टेक्स्ट छोड़ के फंक्शन में जाता था, सब कुछ छोड़ छाड़ के फंक्शन में जाता था, उसको एग्जीक्यूट करता था। लेकिन मैक्रो में ऐसा नहीं होता था। मैक्रो के लिए अगर आसान लफ्ज़ चाहिए था तो वो कोड सब्स्टिट्यूशन था। एक कंपाइलर जहाँ जहाँ पे मैक्रो कॉल हुआ होता है वहाँ वहाँ पे मैक्रो का कोड सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो ये बेसिकली इनलाइन फंक्शंस होते हैं। तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन लिखा हो है वॉइड फन इंट एक्स, और तुम उससे पहले एक कीवर्ड लगा देते हो इनलाइन का, दैट्स इट। कोई भी नॉर्मल फंक्शन लिखा हो है उससे पहले एक कीवर्ड यूज कर लो इनलाइन का, तो ये तुम कंपाइलर को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई इस फंक्शन को एज अ फंक्शन ना ट्रीट करना, बल्कि एज अ मैक्रो ट्रीट करना। दिस इज ऑल दैट इट इज, ठीक है। ये इनलाइन फंक्शंस होते हैं। अगेन एक रिक्वेस्ट है, आपने एक इनलाइन का कीवर्ड यूज करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये याद है एग्जांपल्स कि मैक्रो और फंक्शन में फ़र्क होता था। हम फंक्शन भी लिख सकते थे काम करने के लिए, उसी करने के लिए हम मैक्रो भी लिख सकते थे, लेकिन फ़र्क होता था। ये स्पेशली ये ब्रैकेट्स हमने लगाए थे जब प्रॉब्लम हुई थी उसको ऐड करने में। मैं दोबारा नहीं जाऊँगा, बस ठीक है। और आखिरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो एक्चुअली करने वाली है, वो है फंक्शन ओवरलोडिंग। ये आपकी जान नहीं छोड़ेगी आगे भी, बल्कि बेतहाशा है को 8-10 लेक्चर होंगे फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे आगे जाके। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन ये है
कि हैविंग मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम। थिंक करो, फंक्शन ओवरलोडिंग की बड़ी सादी डेफिनेशन है वो ये है कि एक से ज्यादा फंक्शंस होंगे लेकिन पहचान ये है कि सबका नाम एक जैसा होगा। ये फंक्शन ओवरलोडिंग है, ठीक है। अच्छा, ये तो नहीं होनी चाहिए, ये तो अलाउड ही नहीं होनी चाहिए। ये अलाउड इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ void fun और थोड़ी देर बाद फिर एक फंक्शन लिखता हूँ void fun, तो इस पे तो कंपाइलर मुझे नहीं ये काम करने देगा। कंपाइलर तो कहेगा कि भाई ये तुम दो दो दफा क्यों डिफाइन कर रहे हो। कंपाइलर साफ साफ मुझे कहेगा कि रीडेफिनेशन हो रही है ऑफ फन, प्रीवियसली डिफाइंड है। तो तुम दो फंक्शंस नॉर्मली एक नाम के तो नहीं रख सकते ना, दो वेरिएबल्स तुम एक नाम के नहीं रख सकते, तो मतलब ये दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फिर ये ओवरलोडिंग क्या है? ओवरलोडिंग यही तो है कि आपने इसको अलाउ करना है, इस सेम नाम के फंक्शंस को अलाउ करना है। करते कैसे हैं? ओवरलोडिंग इज ओनली पॉसिबल इफ one of the following is different between the two functions. ओवरलोडिंग सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या नंबर ऑफ पैरामीटर्स फर्क होए या डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स इज डिफरेंट। एक बात याद रखना कि रिटर्न टाइप प्लेज नो रोल है। ये बात नहीं याद रहती, लेकिन ये बात याद रखना कि रिटर्न टाइप जो है वो ओवरलोडिंग के अंदर कोई उसका रोल नहीं है, ठीक है। करते क्यों हैं? करते इसलिए हैं कि अगर तुम एक्सेल को सोचो तो एक्सेल ने कमाल की ओवरलोडिंग की होती है। फॉर एग्जांपल, तुमने अगर दो चीजें जमा करनी है तो तुम ऐसे कहते हो कि सम 1,2, तो तुम एक फंक्शन ही कॉल कर रहे हो ना सम का, तो दो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, एंटर मारोगे आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर तीन देने हैं तो 1,2,3 दे दो, वो भी चल जाएगा। चार देने हैं, चार दे दो, वो भी चल जाएगा। तो ओवरलोडिंग ये है कि हमने नाम तो एक ही रखा हुआ है फंक्शन का, हमने यूजर को ये नहीं कहा हुआ कि भाई अगर तुमने दो जमा करने हैं तो तुम सम दो का फंक्शन कॉल करो, अगर तुमने तीन जमा करने हैं तो सम तीन का फंक्शन कॉल करो। हमने डिफरेंट नाम नहीं रखे हुए। यूजर की जिंदगी आसान करने के लिए हमने फंक्शन का एक ही नाम रखा हुआ है, सम, खत्म। हम उसको कहते हैं जितने मर्जी चीजें दे हम जमा कर देंगे, ठीक है। तो एक्सेल के कोड में पीछे ओवरलोडिंग हुई होगी, उसने सम के मल्टीपल फंक्शंस लिखे होंगे। और अगेन ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए, ये अलाउड नहीं है। मतलब ये तुम ऐसे चलाओगे तो ये तुम्हें एरर पड़ेगा कि भाई सम ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ओवरलोडिंग कब अलाउड है? जब नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, अगर ये दो पैरामीटर्स ले रहा है तो दूसरा जो है वो दो ना ले, बस डिफरेंट ले। फॉर एग्जांपल तीन ले ले, ये कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। इस पे कंपाइलर को कोई एतराज नहीं। तो ओवरलोडिंग अलाउड है, लेकिन उस वक्त जब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हों या डेटा टाइप डिफरेंट हो। मैं पहले नंबर वाला एग्जांपल करूंगा, फिर मैं डेटा टाइप वाला करूंगा। तो फॉर एग्जांपल ये कहता है सी आउट एक्स प्लस वाई प्लस, बस एक्स प्लस वाई, और ये कहता है सी आउट एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब जब मेन में यूजर कॉल करता है तो यूजर को कोई तंगी नहीं है, यूजर को एक फंक्शन याद रखा हुआ है उसने कि भाई सम करना है मैंने और सम हो जाएगा। वो दो दे, तीन दे, जो भी दे, आ, उसका काम हो जाएगा। मतलब होना क्या है कि वो मैंने एंड एल नहीं लगाया तो पहले उसने दो नंबर ऐड कर दिए, 3 आया, फिर तीन नंबर ऐड कर दिए, 6 आया। अब अगेन ये सोचो कि एक्सेल किस लेवल पे ये काम कर रही होगी कि उसको तुम 10 भी दो तो वो कर देता है, 25 भी दो तो वो कर देता है। तो अगर दिमाग में ये सवाल उठता है कि यार ये बार बार टाइप करना पड़ेगा, तो हाँ, फिलहाल बार बार टाइप करना पड़ेगा। आगे जाके तुम टेम्पलेट्स पढ़ोगे जिसमें तुम एक टेम्पलेट बना के दे दोगे कंपाइलर को, और कंपाइलर खुद ब खुद कोड जनरेट करेगा। लेकिन फिलहाल हाँ, जितना ही तुम यूज़र को आसानी देना चाहते हो उतनी तुमने खुद मुश्किल में पढ़ना है, वो सारा कोड तुमने टाइप करना है। अब मेरा एक यूज़र आता है और वो कहता है कि मैंने दो फ्लोट ऐड करने हैं।
वो फ्लोट नंबर्स ऐड करने हैं, तो यू डोंट हैव दैट पावर। तुमने तो 2 इंटीजर्स वाला सम लिखा हुआ है और तुमने तो 2-3 इंटीजर्स वाला सम लिखा हुआ है। अब अगर तुमने ये फैसिलिटी भी उसको देनी है तो तीसरा टाइप करो, तो वॉइड सम फ्लोट x फ्लोट y और सी आउट x प्लस y। आई समझ? अब पहले तो जब भी ओवरलोडिंग करो या कहीं पे हुई भी देखो किताब में, तो अपने आप से पहले तो ये पूछा करो कि क्या ये लीगल है, ये चल जाएगी ओवरलोडिंग, तो क्या ये वाली ओवरलोडिंग चल जाएगी। देखते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं? 2। इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं? 3। यहां तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं? 2। तो इसका और इसका क्लैश पड़ जाएगा। अब अगर तो इनकी डेटा टाइप्स फर्क है तब तो काम चल जाएगा। तो उसमें इंट कॉमा इंट है, इसमें फ्लोट कॉमा फ्लोट है, तो इसलिए इस कॉल को कोई दिक्कत नहीं होएगी, वो चल पड़ेगी। क्या मसला है? मैं एफ 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 से फोर्स कर देते हैं कि फ्लोट हो जाए। देखा ये, हाँ बस ये मसला है। वो उसको एज अ डबल उठा रहा है, तो हमने उसको फोर्स कर दिया कि भाई हम फ्लोट बेच रहे हैं। भाई लगी समझ बात की? तो ये ओवरलोडिंग है, फंक्शन ओवरलोडिंग। ये बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, ये आपकी जान नहीं छोड़ेगी आगे जाके भी, गारंटी करता हूँ। अच्छा भाई, अब अपने आप से पूछो कि क्या ये ओवरलोडिंग है। अगर ये ओवरलोडिंग है तो क्या ये इलीगल है या लीगल है? पहला सवाल तो ये है कि क्या ये ओवरलोडिंग है। नहीं, ये ओवरलोडिंग नहीं है। नहीं है। हाँ, डेफिनेशन क्या है? मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम। इधर तो नाम ही फर्क है, तो ये ओवरलोडिंग नहीं है। क्या ये ओवरलोडिंग है? ये भी नहीं है। ये है। दोनों फंक्शंस का नाम क्या है? स्क्वायर रूट है। जहां पे 2 फंक्शंस का नाम सेम हो गया वो ओवरलोडिंग है बस। लेकिन वो पीछे तो आप कुछ पकाते ही नहीं हो। पीछे इंट और डबल लिखा हुआ है। जो पीछे लिखा होता है उसको नहीं देखना, ये मैंने खास तौर पे लिखा है। रिटर्न टाइप प्लेज नो रोल। रिटर्न टाइप का ओवरलोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तुमने स्क्वायर, ये 2 फंक्शंस देके सेम नाम के हैं, तुम कहोगे कि ओवरलोडिंग है, ठीक है। और इसके बाद तुम आर्गुमेंट्स देखोगे ये देखने के लिए कि वो लीगल है या नहीं है। तो इधर एक इंटीजर है और इधर एक डबल है, तो ये क्योंकि लीगल डेटा, है। ये लीगल है क्योंकि डेटा टाइप फर्क है। ये देखो, ये पहले तो ओवरलोडिंग आ गया ओवरलोडिंग है क्योंकि दोनों के नाम एफ हैं, और लीगल भी है। और लीगल भी है क्योंकि लीगल करने के लिए तुम्हें क्या करना है? या तो तुम्हें नंबर ऑफ पैरामीटर्स फर्क करने हैं या तुम्हें डेटा टाइप फर्क करनी है। ये दोनों चीजों में से एक भी है तो वो लीगल है। हाँ जी बिल्कुल। ये ओवरलोडिंग भी है और लीगल भी नहीं है। लीगल नहीं है। ये लीगल नहीं है। यही मैंने कहा सर जी। हाँ, वजह दोनों की डाटा टाइप भी सेम है और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी और सेम है। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी सेम। एक आर्गुमेंट है और वो इंटीजर है, तो वो ये भी, ये लीगल है। ये कंपाइलर तुम्हें एरर मारेगा। कंपाइलर कहेगा एम्बिगुअस डिक्लेरेशन का एरर है, मतलब कि कंपाइलर कंफ्यूज्ड है कि उसने कौन सा फंक्शन चलाना है। एग्जांपल है, वैसे सिंपल ही है लेकिन देख लो। प्रिंट का फंक्शन लिखा है, एक नहीं लिखा, 3 प्रिंट के फंक्शन लिखे हैं। प्रिंट प्रिंट प्रिंट। पहले को एक इंटीजर दे दिया, दूसरे को एक डबल पकड़ा दिया, तीसरे को एक स्ट्रिंग पकड़ा दिया। तो तीनों आर्ग्यूमेंट्स की डेटा टाइप्स फर्क है, तो ये लीगल है, ये ठीक है, ये चलेगा। जब तुम इसको ऐसे कॉल करोगे इंट के साथ, तो इंट वाला चल जाएगा।
जब तुम डबल के साथ कॉल करोगे कंपाइलर डबल वाला कॉल कर देगा, और जब स्ट्रिंग के साथ करोगे तो कंपाइलर स्ट्रिंग वाला कॉल कर देगा। ये ठीक है सब कुछ। ये स्ट्रिंग कॉपी का एग्जांपल है, सेम है लेकिन जरा वो है स्ट्रिंग्स वाले चैप्टर में से निकलता है। लो भाई, फंक्शन ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फंक्शन ओवरलोडिंग इज एक्सटेंसिवली यूज्ड, और मोटिवेशन जो होती है, मोटिवेशन इज यूज़र कन्वीनियंस। यूज़र को तुम मुख्तलिफ फंक्शंस भी बना सकते थे, एक का नाम x रख दो, एक का नाम y रख दो, एक का नाम z रख दो, वो भी चल जाना था। लेकिन मोटिवेशन ये है कि यूज़र को सिर्फ एक नाम याद रखना पड़े, सम, और उसको ये टेंशन ना हो कि वो 2 चीज़ें डाले या 4 डाले या 5 डाले, उसका काम कन्वीनियंटली होता रहे। तो उसको करने के लिए तुम्हें पीछे कोड सारा फिलहाल लिखना पड़ता है, आगे जाके इससे भी छूट जाएगी। तो ये 3 चीज़ें थी जो मैंने जल्दी जल्दी की हैं, ये थी जल्दी जल्दी करने वाली। पहली डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स था, एंड पे इक्वल का निशान लगा के एक पैरामीटर दे दो। दूसरी इनलाइन फंक्शंस है, जिसमें ये रिक्वेस्ट है उससे कंपाइलर से कि भाई उसको एज अ मैक्रो ट्रीट करो। अब उसको समझने के लिए तुम्हें मैक्रोस की समझ होनी चाहिए, वरना नहीं वो समझ आता। और तीसरी चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन ओवरलोडिंग। इसको तुम्हें बड़ा क्लियर एग्जांपल्स के साथ खुद प्रैक्टिस करना है। ये आगे जाके बहुत आएगा तो तब हम डिटेल में करेंगे, फिलहाल नहीं। ये वो है जो मैंने आपको कहा था कि पढ़ के आ गए, तो यकीनन आप पढ़ के आए होंगे। तो ज़रा डिफाइन तो करो क्लास क्या होती है। क्लास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है सर। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, डिस्क्रिप्टर होता है, इसके अंदर प्राइवेट डाटा होता है, पब्लिक डाटा होता है। हाँ सही है, ठीक है। मैं तो अभी तक यहीं पे रहूंगा कि क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है, ठीक है जी। अब डाटा टाइप्स तुम्हारे पास क्या क्या हैं? जो इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, ये जो डेटा टाइप्स हैं इनको प्रिमिटिव्स बोलते हैं। तो तुम्हारे पास ये प्रिमिटिव्स मौजूद है। अब जब तुम रियल वर्ल्ड का डेटा उठाते हो तो रियल वर्ल्ड का डेटा किसी भी प्रिमिटिव में फिट नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी उठा लो, तुम्हारे पास ये जो हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं इसकी तुम्हारे पास वीडियो है। रियल वर्ल्ड में तुम्हारे पास एक चीज है वीडियो। इस वीडियो का क्या क्या डेटा होता है? इस वीडियो का नेम होएगा, इस वीडियो की ड्यूरेशन होएगी, इस वीडियो का टॉपिक होएगा कि किस टॉपिक पे ये हो रही है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होएगा, इसकी एक्सटेंशन होएगी, मतलब फाइल टाइप होएगी कि ये MP4 है, MPEG है, क्या चीज़ है, साइज होएगा, फाइल का साइज क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर की वीडियो है, ड्यूरेशन हो गया। अच्छा, तो इन एनी केस रियल वर्ल्ड का तुम कोई भी डेटा उठाओगे तो वो बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सी चीज होएगा। मतलब तुम तो एक प्रोग्रामिंग ये है कि तुमने रियल वर्ल्ड की सिचुएशन को उठा के कोर में डालना होता है, ऐसे ही है ना। तो फॉर एग्जांपल हमने एक वीडियो की हम सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें हमने वीडियो की एक चीज़ उठाई रियल वर्ल्ड से। अब उसकी 25 चीज़ें हैं जो हमने वीडियो की जो हमें चाहिए। हम एक स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें एक स्टूडेंट होएगा, उसका एक नेम होएगा, उसका एक NIC नंबर होएगा, उसका एक रोल नंबर होएगा, उसका एक क्लास होएगी कि किस क्लास में पढ़ता है, उसकी एज होएगी, हज़ारों चीज़ें होएंगी स्टूडेंट के बारे में। एक बैंक की सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसमें एक अकाउंट होएगा, अगेन उस अकाउंट की भी टाइप होएगी, उसमें इंटरेस्ट रेट होएगा, उस पर इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, उसकी ड्यूरेशन होएगी, कितने सालों से पढ़ा हुआ है। मतलब अपने इर्द गिर्द कोई भी रियल वर्ल्ड की चीज उठा लो तो उसका डेटा बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, सादा नहीं होता। एक इंट या फ्लोट या कैरेक्टर में वो डेटा नहीं आ सकता। अब एक वीडियो का डेटा तुम एक इंट या फ्लोट में नहीं रख सकते, बल्कि तुम एक, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसको तुम नेम को तुम कैरेक्टर स्ट्रिंग में रखोगे, ड्यूरेशन को तुम शायद डबल में रखोगे, टॉपिक को दोबारा एक कैरेक्टर स्ट्रिंग में रखोगे। समझो बात को ना। अब वीडियो की तो कोई डेटा टाइप नहीं है,
तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मीन्स कि तुम्हें जिस किस्म का डेटा चाहिए, जिस किस्म की चीज तुम बनाना चाहते हो, उस किस्म का तुम अपनी अपनी एक खुद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना लेते हो, डिफाइन कर देते हो। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं दो दफा करूं, मैं इसको एक ही दफा करूंगा। तो मैं एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना लेता हूं। वीडियो से तो नहीं स्टार्ट कर रहा, मैं स्टार्ट स्टूडेंट से ही करूंगा, फिर वीडियो पे जाऊंगा। अच्छा जी, स्टूडेंट का आपने क्या क्या रखना है? उसका कैरेक्टर नेम रख लो। मुझे पता है स्ट्रिंग होना चाहिए, कैरेक्टर पॉइंटर होना चाहिए, लेकिन मैं इस वक्त स्टार्ट करने के लिए ज़िंदगी बिल्कुल आसान रखना चाहता हूँ। मैं एक हरफ में स्टूडेंट का नाम स्टोर कर दूंगा, ABC जो भी है। ठीक है, मैं उसकी एज रखूंगा और मैं उसका CGPA रखूंगा। क्लास क्या है? क्लास होती है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मैंने एक डेटा टाइप डिफाइन की, उसका नाम रखा स्टूडेंट। ये एक डेटा टाइप है स्टूडेंट। अब उस स्टूडेंट के अंदर 3 आइटम मैंने डिफाइन किए हैं, नेम, एज और CGPA। यानी जब भी एक मेरी डेटा टाइप स्टूडेंट का कोई वेरिएबल मैं बनाऊंगा तो उसके अंदर ये 3 चीजें आएंगी। ठीक है, अब ये डेटा टाइप है, डेटा टाइप को तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो आप उसका एक वेरिएबल बनाते हो S1। भाई आप जैसे लिखते हो ना इंट x, तो इसमें इंट डेटा टाइप है ना, तो उसको तो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसके अंदर तो आप डेटा नहीं रख सकते, तो उसका आप बनाते हो एक वेरिएबल और फिर उसके अंदर आप डेटा रखवाते हो x के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से डेटा टाइप के अंदर कुछ नहीं हो सकता, उसके वेरिएबल के अंदर होता है। ठीक है, तो अब ये इतना सा कोड लिखने से आपके दिमाग में ये पिक्चर बननी चाहिए कि एक तो ये है कि ये जो S1 है ना, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो क्लास होती है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट होता है इंस्टेंस या वेरिएबल ऑफ अ क्लास। इंट एक्स लिखो, इंट एक्स, इसमें डेटा टाइप इंट हो गई। एक्स क्या हुआ? एक्स हुआ वेरिएबल, या बेहतर लफ्ज है इंस्टेंस, तो इंस्टेंस ऑफ इंट हुआ। तो इसी तरह से यहाँ पे S1 जो है ये एक इंस्टेंस ऑफ क्लास स्टूडेंट है। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में तस्वीर ये बननी चाहिए कि जब मैं S1 बनाऊंगा तो S1 एक बड़ी मुश्किल सी चीज होएगी जिसमें 3 चीजें हैं। इसके अंदर इसका नेम है, इसका एज है और इसका CGPA है। मैं हर दफा इतना आहिस्ता आहिस्ता नहीं कर सकूंगा, सिर्फ पहले दिन समझाने के लिए। एक तो ये है कि ये ज़बान इस्तेमाल करना शुरू करो। तो मैंने स्टूडेंट की क्लास बनाई और फिर मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, S1 उसका ऑब्जेक्ट है, उसका वेरिएबल है, उसका ऑब्जेक्ट है। तो आपके दिमाग में ये बनना चाहिए कि S1 एक ऑब्जेक्ट है जिसके 3 हिस्से हैं, अलग-अलग हिस्से हैं, उसका नाम है, उसकी एज है और उसका CGPA है। अब इसके अंदर आपने उसका डेटा रखना है। हाँ जी, डेटा कैसे रखोगे स्टूडेंट का? S1 डॉट नेम। बिल्कुल, बस यहाँ पे रुक जाओ। तो जिस तरह स्ट्रक्चर्स में करते थे, स्ट्रक्चर्स भी तो यही था सारा, तो उसमें आप डॉट लगा के उसका वो रख देते थे। अच्छा, इसको जरा कंपाइल करो तो इस पे एरर आएगा, ये एरर पढ़ो। वो कहता है कि नेम जो है इज प्राइवेट, नेम इज प्राइवेट। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश करो। क्लास के अंदर 2 लेवल्स होते हैं विजिबिलिटी के। ठीक है, 3 लेवल्स बल्कि। क्लासेस हैव 3 लेवल्स ऑफ विजिबिलिटी, पब्लिक, गल सुनो अबू जी दी। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड तुम अगले सेमेस्टर में पढ़ते हो जिसमें इनहेरिटेंस का सारा कॉन्सेप्ट होता है, तो इस सेमेस्टर में सिर्फ तुम पब्लिक और प्राइवेट पढ़ते हो। पब्लिक ऐसी चीज होती है विच इज एक्सेसिबल एवरीवेयर, और प्राइवेट ऐसी चीज होती है विच इज ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम विद इन द क्लास।
default visibility in class is private. क्लासेस के अंदर दो किस्म की विजिबिलिटी के लेवल होते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। प्रोटेक्टेड को छोड़ दो, प्रोटेक्टेड अगले सेमेस्टर में पढ़ो। अगर कोई चीज पब्लिक है तो इसका मतलब है उसको जहां मर्जी से इस्तेमाल करो, कोई रोक टोक नहीं है। अगर कोई चीज प्राइवेट है तो उसका मतलब ये है कि सिर्फ क्लास के अंदर से उसको यूज कर सकते हो, विच मीन्स क्लास का अंदर क्या है, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स लगे हैं, यहाँ से क्लास शुरू हुई है, यहाँ सिर्फ इसके अंदर से उसको इस्तेमाल कर सकते हो, इसके बाहर से उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्राइवेट का मतलब है। तो डिफॉल्ट विजिबिलिटी का मतलब है कि अगर तुमने कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं की तो क्लास के अंदर हर चीज ऑटोमेटिकली प्राइवेट होती है। ठीक है, अच्छा, तुम यहाँ पे बेहतर तरीका ये है कि तुम किताब भी खोलोगे तो ऐसे लिखा होएगा कि यहाँ पे लिखा होएगा कि प्राइवेट है। ठीक है, कंफ्यूज ना होना। मैंने तुम्हें कहा है कि अगर तुम क्लास के अंदर कोई बदतमीजी नहीं करते तो हर चीज वैसे ही प्राइवेट है, तो फिर ये प्राइवेट जबरदस्ती क्यों लिखना है? कोई जरूरी नहीं है ना लिखो चाहे, मैंने अभी तुम्हें करके दिखाया, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वही होएगा, वहां पे आके एरर आएगा, इट डजंट मैटर। लेकिन बहरहाल ये बात समझनी है कि ये सारा डेटा हमने प्राइवेट कर दिया। अब काम जरा टेढ़ा होता है। अगर ये सारा कुछ प्राइवेट है विच मीन्स कि इसको सिर्फ क्लास के अंदर से यूज कर सकते हो, बाहर से यूज नहीं कर सकते। हमें मसला कहाँ आया है कि हमने जब ये बाहर बैठ के इस्तेमाल करने की कोशिश की है तो हमें एरर आया है कि भाई ये नहीं हो सकता, अब वो प्राइवेट है, उसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो फिर क्लास का फायदा है क्या? फिर क्लास फजूल है। तो क्लास का कॉन्सेप्ट ये है कि इन क्लासेस वी लॉक द डेटा इन प्राइवेट सेक्शन। यही तो सिक्योरिटी है, यही तो वो सारी गेम है कि डेटा को सिक्योर करना है, बाहर से कोई बंदा उस डेटा को एक्सेस ना कर सके। तो कॉन्सेप्ट ये है कि उस डेटा को हमने लॉक कर दिया, सिक्योर कर दिया। लेकिन अब वो फजूल है। अब तो वो डब्बा है जिसके अंदर तुमने चीजें रख दी हैं और डब्बे को ताला लगा दिया, बाहर से उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। डब्बे के अंदर से तो लोग एक दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर से कोई नहीं कर सकता। तो नाउ क्लास डेटा इज यूजलेस अनलेस वी प्रोवाइड एक्सेस टू इट। अब स्टैंडर्ड तरीका ये है कि एक्सेस इज प्रोवाइडेड बाय क्रिएटिंग पब्लिक फंक्शंस, और इनको फंक्शंस नहीं कहते, इनको मेथड्स कहते हैं। स्टैंडर्ड मेथड्स इंक्लूड, कम से कम आज हम करेंगे वो सेटर्स, गेटर्स, कंस्ट्रक्टर्स तक हम शायद ना पहुंच सकें, कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स। आपको असाइनमेंट आएगी, आपको एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, उसमें कहा जाएगा कि क्लास बनाओ, उसके सेटर्स बनाओ, गेटर्स बनाओ, कंस्ट्रक्टर्स बनाओ, डिस्ट्रक्टर्स बनाओ। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड वो तरीके हैं। लेकिन इस पे जाने से पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहता हूँ, क्लास है क्या एक्चुअली। क्लास एक प्राइवेट डब्बा है, एक लॉक है जिसके अंदर मैंने कुछ डेटा छुपा दिया है। मैंने फॉर एग्जांपल एक्स छुपा दिया है और मैंने वाई छुपा दिया। छुपाने से मेरी मुराद है कि बाहर से बैठ के अब उस डेटा को कोई बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। प्राइवेट हो गया ना, दिस इज व्हाट प्राइवेट इज, कि वो कैप्सूल के अंदर, वो डब्बे के अंदर मैंने बंद कर दिया। अब इस तक रसाई, अब ये फजूल हो गया ना, इसको बाहर से बैठ के तो कोई यूज नहीं कर सकता। अब इस तक अगर रसाई देनी है तो उसके लिए तुम्हें मेथड्स बनाने पड़ेंगे, फंक्शंस बनाने पड़ेंगे जो उस डेटा तक रसाई तुम्हें देंगे। जाहिर बात है ये फंक्शंस कहाँ बनेंगे? ये क्लास के अंदर बनेंगे। भाई अगर ये क्लास के बाहर हुए तो ये तो एक्सेस ही नहीं कर सकते, तो ये क्लास के अंदर बनेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि ये पब्लिक होएंगे। ये वाला हिस्सा जो डेटा वाला है सारा, वो प्राइवेट होएगा, वो लॉक होएगा, वो बंद होएगा। लेकिन ये जो फंक्शंस होएंगे जो उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो पब्लिक होएंगे, विच मीन्स कि तुम बाहर से बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हो। हजारों मिसालें हैं इसकी, मैं 2-3 देता हूँ, जो दिमाग में बैठती है बिठा दो। फुटबॉल खेली है कभी? वो जो टेबल पे डंडे लगे होते हैं, अंदर बंदे होते हैं, बॉल के साथ आप फुटबॉल खेलते हो, उस पर टेबल के ऊपर
अब अगर उस टेबल के ऊपर शीशा लगा हुआ है, समझो कि टेबल के ऊपर शीशा लगा हुआ है, तो वो जो प्लेयर हैं फुटबॉल के, वो जो अंदर बंदे हैं, वो प्राइवेट हैं, वो लॉक हैं, उनको तुम नहीं छेड़ सकते, उनको हाथ नहीं लगा सकते, उनको हाथ से मूव नहीं कर सकते, वो बंद है, प्राइवेट है। तो फिर फुटबॉल खेलोगे किस तरह? तुम्हें बाहर डंडे बना के दे दिए, ये डंडा घुमाओगे तो वो बंदा घूमेगा। वो डंडे जो हैं वो पब्लिक फंक्शंस हैं, वो पब्लिक हैं, उनको बाहर तुम इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उनकी पावर ये है कि वो अंदर प्राइवेट डेटा को छेड़ रहे होते हैं, उनको मूव कर रहे हैं। तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो ये हैं कि देयर इज़ ऑलवेज अ पब्लिक इंटरफेस टू अ क्लास टू allow access to the private implementation of the class. Implementation जो है वो प्राइवेट है, वो लॉक है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें एक इंटरफेस बना के दिया गया है, तुम्हें एक पब्लिक चीज़ दी गई है कि इसको छेड़ोगे तो ये होएगा। दूसरी मिसाल पे आओ, घड़ी, डायल वाली घड़ी जिस पे डंडे होते हैं, तुमने घड़ी पहनी हुई है, अब तुमने अगर टाइम चेंज करना है तो तुम उसके अंदर घुस के वो बड़ी वाली सुई को आगे नहीं कर सकते, वो प्राइवेट है, वो लॉक है, वो अंदर शीशे के अंदर बंद हुई है। तो अब तो घड़ी फजूल हो गई क्योंकि तुम उसको यूज ही नहीं कर सकते, तुम उसको टाइम को चेंज ही नहीं कर सकते। तो नहीं, तुम्हें बाहर एक डंडा बना के दिया हुआ है जो पब्लिक है, कि तुम इस पब्लिक हिस्से को छेड़ोगे तो हम प्राइवेट डेटा चेंज कर देंगे। ये पब्लिक प्राइवेट का कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट लॉक्ड, पब्लिक एक्सेसिबल। तीसरी मिसाल, गाड़ी का इंजन। गाड़ी का इंजन बोनट के नीचे बंद हुआ होता है, लॉक हुआ होता है, तो खत्म, वो बंद है, छुपा हुआ है तुमसे। तुम्हें 3 डंडे दे दिए गए हैं, रेस, ब्रेक, क्लच। तुम्हें ये कहा गया है कि तुम रेस दबाओगे तो इंजन तेज चलेगा और गाड़ी तेज चलेगी, खत्म, फुल स्टॉप। तुम्हारे पास प्राइवेट की एक्सेस नहीं है, तुम इंजन के अंदर घुस के कोई चीज तेज नहीं करोगे। तुम्हें ये कहा गया है कि तुम ये डंडा दबाओगे तो बस आगे सारा कुछ हो जाएगा। तो यूजर जो क्लास को एक्सेस करता है वो हमेशा पब्लिक इंटरफेस के थ्रू करता है, उन डंडों के थ्रू करता है, लेकिन वो एक्चुअली जो काम कर रहा होता है वो आगे प्राइवेट में कर रहा होता है, वो लॉक होती है वो इम्प्लीमेंटेशन जिसके अंदर कर रहा होता है। ये कॉन्सेप्ट कंप्यूटर साइंस में खत्म नहीं होता, मतलब ये तुम अगर सोचना शुरू करो ना तो हर चीज जो तुम इस्तेमाल करते हो ना वो ऐसे ही है, ठीक है। विंडोज ने तुम्हें इजाजत दे दी कि तुम ये टास्क बार उठा के इधर से इधर ले जाओ, मतलब क्या एग्जांपल दूं, मतलब वैसे बहुत है, लेकिन मैं विंडोज ने तुम्हें इजाजत दी है कि तुम ये टास्क बार उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के हम वापस नहीं आनी, उठा के ऊपर ले जाओ, मतलब चारों कोनों में तुम्हें इजाजत दी हुई है विंडोज ने कि तुम ये ले जाओ। अब बस ये तुम्हारा इंटरफेस है, तुम ये काम कर सकते हो। अंदर क्या हो रहा है? अंदर जाहिर बात है कोई कोड चल रहा है जो ये सारा काम कर रहा है, लेकिन वो कोड तुम्हें ये इजाजत नहीं देता कि तुम टास्क बार उठा के स्क्रीन के सेंटर में ले आओ। तुम्हें 4 डंडे दे दिए गए हैं कि इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, बस दैट्स इट। अंदर जो असल कोड की पावर थी वो नहीं तुम्हें दी गई। तो हमेशा प्रोग्रामर अपने कोड को, अपनी क्लासेस को, अपने डेटा को लॉक करता है, प्राइवेट करता है, ताकि बाहर से उसको कोई एक्सेस ना कर सके। ये सिक्योरिटी भी है, ये एक स्टैंडर्ड मॉडल भी है प्रोग्रामिंग का, लेकिन प्रोग्रामर ऐसे पब्लिक फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिनके थ्रू उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। अब डेटा के ऊपर क्या काम करना होता है? डेटा के ऊपर बड़ा स्टैंडर्ड काम करना होता है कि एक तो उसकी वैल्यू सेट करनी होती है या उसकी वैल्यू गेट करनी होती है। सेट करने का मतलब है कि उसके अंदर वैल्यू रखवाना, और गेट करने का मतलब है उसमें से वैल्यू उठाना। अब ये तो लॉक था, प्राइवेट था। जब हमने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो उसने हमें चपेड़ मार दी कि भाई नहीं, ये प्राइवेट है, तुम नहीं कर सकते। तो हम अब पब्लिक सेक्शन में, हम एक फंक्शन लिखेंगे, void get set name। उसको हम देते हैं एक कैरेक्टर। लिखेंगे क्या उसके अंदर? उसके अंदर हम लिखेंगे कि नेम के अंदर डाल दो ए। तो बात को समझना, मैंने एक हैंडल बना दिया, एक डंडा बना दिया पब्लिक में। पब्लिक का मतलब है कि इसको बाहर से एक्सेस कर सकता है कोई बंदा। तो बाहर से बैठ के कोई बंदा फंक्शन कॉल करेगा सेट नेम का,
और उसको एक आर्गुमेंट दे देगा, कोई भी कैरेक्टर। और फंक्शन करेगा क्या, फंक्शन का काम क्या है कि उसने नेम के अंदर वो डेटा रखवा देना, ठीक है। इसी तरह से हम एक दूसरा फंक्शन लिखते हैं, void set age, तो हम एक इंट देंगे और वो एज में वो इंट रखवा देगा। और तीसरा सेट CGPA, उसको हम एक फ्लोट देते हैं और वो CGPA में फ्लोट रखवा देता है, नथिंग स्पेशल। मेरी क्लास काफ़ी हद तक कंप्लीट है, उसका कुछ प्राइवेट डेटा है और कुछ 3 प्राइवेट हैंडल्स लगे हुए हैं जो डेटा सेट कर रहे हैं। अब बाहर बैठ के मैं क्या करूँगा, अब मैं वो डेटा कैसे सेट करवाऊंगा, कोई आइडिया? गेट करेंगे हैं? गेट नहीं, गेट तो मैंने बनाया नहीं ना, मैंने 3 फंक्शन बनाए हैं। एक का नाम रखा है सेट नेम, एक का नाम रखा है सेट एज, एक का नाम रखा है सेट CGPA। और उन तीनों फंक्शंस का काम क्या है कि वो डेटा अपडेट कर रहे हैं, उसमें राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो मैं S1 डॉट सेट नेम कॉल करता हूँ और उसको कहता हूँ मेरा नाम X है। मैं S1 डॉट सेट CGPA कॉल करता हूँ, उसको कहता हूँ मेरा CGPA इतना है। और S1 डॉट सेट एज कॉल करता हूँ और उसको कहता हूँ मेरी। मसले की नौयत क्या थी? मसले की नौयत ये थी कि मैंने जब S1 बनाया तो S1 तो ये प्राइवेट डब्बा बन गया, ये वाला, इसके अंदर तो मैं घुस ही नहीं सकता। तो अब मैंने यूजर को हैंडल लगा के दे दिए हैं। अब मैंने उसको हैंडल लगा के दे दिए हैं कि भाई तुम सेट नेम करोगे तो इसके अंदर डेटा आ जाएगा, सेट एज करोगे तो इसके अंदर आ जाएगा, सेट CGPA करोगे तो इसके अंदर आ जाएगा। तो यूजर ने बाहर बैठ के उन 3 फंक्शंस को कॉल कर लिया, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं स्क्रीन पे ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि उसका नाम वाकई ये सेट हो गया है, तो मैं सी आउट करूंगा। हाँ जी, कैसे? मैं ये वाकई देखना चाहता हूँ कि क्या उसका नाम एक्स, ये चीज़ें सेट हो गई हैं कामयाबी से या नहीं हुई। S1 को कॉल करेंगे ना, अब थोड़ा आइडिया दो। S1 हाँ, डॉट सेट नेम सेट नेम। नेम आइडिया ठीक है, आंसर गलत है। आइडिया ठीक है। सेट नेम का फंक्शन करता क्या है, जरा देखते हैं। ये सेट नेम का फंक्शन है, वो तो वैल्यू रखवाता है, वो तो सेटर है, वो वैल्यू सेट करवाता है। अब तुम्हें दूसरी तरह के फंक्शंस चाहिए जो गेटर्स कहलाते हैं, गेटर्स जो वैल्यू गेट करते हैं, ठीक है। वो इस तरह से होंगे कि तुम, यार मैं इनको जरा छोटा कर दूं इस तरह, तो ये बहुत ही खिचड़ी पकेगी। तब तो देखने में आसान है। तो ये जो पहले 3 फंक्शन है ये तो वैल्यू सेट करते हैं। अब मुझे एक फंक्शन चाहिए जो वैल्यू गेट करेगा, और वो मुझे देगा क्या, रिटर्न नेम। समझ? फिर मैं एक इंट फंक्शन लिखता हूँ जो मुझे रिटर्न करेगा गेट एज, ये रिटर्न करेगा एज। और एक तीसरा फंक्शन लिखता हूँ फ्लोट गेट सर मैंने दूसरी तरह सीखा था। इनके नाम शाम क्या रखने हैं, कैसे करना है, इनकी तरफ मैं भी जाता हूँ बात की तरफ। लेकिन अब जरा गेट नेम के फंक्शन को देखो, वो क्या कर रहा है, वो आपको रिटर्न कर रहा है रिटर्न नेम का नेम की वैल्यू। अब अगर आप कहो कि सी आउट S1 गेट नेम, तो आपको वैल्यू आ गई ना, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारी मर्जी, हैंडल कर लो चलो। और सी आउट S1 डॉट गेट एज, ये सारा काम हो गया। हुआ ये कि तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तुमने उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा डाला और तुमने उस ऑब्जेक्ट में से डेटा निकाला, और तुमने ये देख लिया कि हाँ भाई वही डेटा सारा मेरा नज़र आ रहा है। लो भाई, यहाँ तक कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? सर मैंने किसी और तरह से किया ना। अभी चलते जाओ मेरे साथ।
ठीक हो गया। फिर जब सवाल उठेंगे ना, आज तो नहीं, आज तो खैर गुंजाइश नहीं है, लेकिन कल जब हम कम से कम कंस्ट्रक्टर्स डिस्ट्रक्टर्स तक पहुंच जाएं, फिर जो सवाल उठेंगे फिर जरूर करना। अभी जिस तरह से मैं चला हूँ बिल्कुल मेरे साथ चलो। अगर किसी बंदे को ये समझ नहीं ना आ रही, मैं इसलिए आपको कहा था कि इसको बहुत आपको डिटेल में पढ़ के आने की जरूरत है क्लास से पहले, वरना काम ये समझ नहीं आता। तो मैंने एक क्लास बनाई जिसमें नेम रखा, जिसमें एज रखी और जिसमें CGPA रखा। ये प्राइवेट है, ये डब्बे के अंदर बंद है। अब मैंने 6 फंक्शंस बनाए, ठीक है, 6 फंक्शंस बनाए जो पब्लिक मेथड्स थे, जो वो डंडे थे जिसके जरिए से मैं इसको एक्सेस करूंगा। उनमें से 3, मतलब फॉर एग्जांपल इधर ये था सेट नेम और ये था गेट नेम। इनके काम के बारे में सोचो। सेट नेम ये कर रहा है कि डेटा नेम के अंदर फेंक रहा है, सेट कर रहा है, फेंक रहा है अंदर। और गेट नेम ये कर रहा है कि डेटा वो बाहर निकाल रहा है, वो तुम्हें ला के दे रहा है, वो रिटर्न कर रहा है। ये सेटर और गेटर का कॉन्सेप्ट होता है। सेट करने में डेटा रखते हो, गेट करने में डेटा उठाते हो। ओके, नामों की तरफ आते हैं। कतन जरूरी नहीं है कि तुम यही नाम रखो, तुम XYZ नाम रख दो, तुम्हारा दिल कर रहा, तो मुझे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग की किताबें पढ़ोगे तो इस तरह से नाम लिखे हुए हैं, सेट नेम, सेट एज, सेट CGPA, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ता। तुम जो मर्जी दिल करता है नाम रख लो, डजंट मैटर। जो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है ना सेटर और गेटर, वो तो सारी जिंदगी वही रहनी है। जब भी कोई सेटर बोलेगा तुम समझ जाओगे कि अच्छा यार वो ऐसी चीज की बात कर रहा है जो डेटा सेट करवा रहा है, वो तो चेंज नहीं होना। लेकिन नाम क्या रखते हो उसका वो तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी रख लो, ठीक है। मतलब जावा के अंदर कैमल केसिंग यूज होती है, जावा के अंदर ये N कैपिटल होता है, ये रूल है जावा का। तो C++ में आप जैसे मर्जी करो, कोई नो इशू, ठीक है। तो ये मेरी एक पूरी क्लास बन गई है। एक बात कि ये फिक्स नाम नहीं है। दूसरी बात, पब्लिक ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है, प्राइवेट ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 दफा लिखना है, 10 दफा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूपिड बात है, लेकिन अगर लिखना है तो फर्क कोई नहीं पड़ता हमारा। मतलब ये नहीं पूछना कि ऊपर लिखो नीचे लिखो क्या होएगा, ये कोई, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 10 दफा लिखना, 10 दफा लिख लो, बस बात सिंपल है कि जो भी प्राइवेट के बाद लिखा होएगा वो चीज प्राइवेट होएगी, जो भी पब्लिक के बाद लिखा होएगा वो चीज पब्लिक होएगी। हाँ, एक बात थोड़ी सी जरूरी है कि अगर कुछ भी ना लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि ये प्राइवेट है, क्योंकि क्लास के अंदर डिफॉल्ट विजिबिलिटी प्राइवेट है। हर किताब का अपना तरीका होता है, हर प्रोग्रामर का अपना तरीका होता है, कोई अंदर, कोई ऊपर लिखता है, कोई नीचे लिखता है, इस तरह से काम चलता है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, अब मैं आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चंस करूंगा और यहाँ पे क्लास खत्म कर दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट S2 and populate it using input from the user। और जब आप ये कर चुके हुए तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि कंपेयर द CGPA ऑफ बोथ स्टूडेंट्स एंड गिव अवार्ड टू प्रिंट हाईएस्ट मार्क्स, जो भी है प्रिंट हाईएस्ट CGPA। ये 2 काम आपने करना है। ठीक है, अभी 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 ठीक है सर। अब आप भी दिखाएं, मैं आपको भी बता देता हूँ। ऊपर वाला इधर जहाँ S1 लिखा हुआ है उसके साथ ही हम S2 लिखेंगे। यानी मैं 2 ऑब्जेक्ट्स बना लूंगा, S1 और S2, ठीक हो गया। पूरा डाटा कॉपी कर लें। नहीं नहीं, फर्क है ना, गौर से पढ़। इधर मैंने इनपुट लेनी है यूजर से, इधर तो मैंने हाथ से जबरदस्ती वो कर दिया ना, डेटा डाल दिया कि x है 2.3। अब मैं कह रहा हूँ कि यूजर से इनपुट लेनी है और इसके अंदर डालनी है। फिर S2 डॉट सेट नेम तो कर देंगे, लेकिन हम नीचे जाकर उसको कॉल कर देंगे। एग्जैक्टली इनपुट कहाँ से लोगे, एग्जैक्टली यही यही मसला है।
तो इसका बहुत सारे रास्ते हैं, तुम खुद प्रैक्टिस करना। मैं पहले एक कैरेक्टर बना लेता हूँ ए, फिर मैं एक इंट बना लेता हूँ बी, फिर मैं एक फ्लोट बना लेता हूँ सी, मैं यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ। तो तुम्हें ये अच्छे तरीके से करना आता है, मैं सिर से उतार रहा हूँ। ठीक हो गया। ये मैंने टेम्पररी वेरिएबल बना सर लिए ये हैं ऊपर जिनमें कर मैं, लेंगे। हाँ, जिनमें मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया। अब जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, अब इसको कंप्लीट करवाओ। s2 डॉट सेट नेम, और उसके अंदर हम डाल देंगे ए। ए s2 डॉट सेट एज, अंदर हम डाल देंगे बी। s2 डॉट सेट CGPA, उसके अंदर हम डाल देंगे सी। सी। अब तुम्हारे दिमाग में ये तस्वीर बननी चाहिए कि S1 तो पहले मौजूद था जिसके अंदर 3 चीजें थी, अब S2 आ गया जिसके अंदर 3 चीजें हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करवा के भी देख लो अगर देखना है तो। ये वाकई ठीक है, ठीक है, और यहाँ तक चला के देखते हैं। तो पहले उसने S1 प्रिंट कर दिया, उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है दूसरे स्टूडेंट का बताओ, तो मैंने कहा जी वो ए नाम है, उसका 100 साल का है और उसका GPA 3.4 आया है। तो उसने वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी प्रिंट करके मुझे दिखा दिया। अब आखिरी चीज कि दोनों का CGPA कंपेयर करो और बताओ हाईएस्ट CGPA किसका है। कंपेयर कंपेयर करना मुश्किल है। जब प्रोग्रामिंग में कोई कंपेयर बोले तो तुम्हारे दिमाग में क्या बत्ती जलती है? इफ, इफ अगर ए बड़ा है बी से, फलाना कर दो वरना फलाना कर दो, ऐसे ही होता है ना। हाँ जी, अब कंपेयर किसको करना है? CGP कोशिश करो। S1 का डॉट CGP ऐसे लिखेंगे, S1 का डॉट गेट गेट CGP CGPA, बस यही तो फर्क है। तो और S2 का डॉट CGP। अगर S1 का हायर है तो हम कह देंगे कि जी S1 मीन्स, वरना जाहिर बात है कि S2 विंस। अब S1 का तो फिक्स था GPA, वो तो 2.3 था, इसका हम डाल देते हैं ज़्यादा डाल देते हैं, 3.4 डाल देते हैं इसका, तो हमें लिखा हुआ आएगा कि S2 विंस। और अगर हम कम डालेंगे, 2 डाल देते हैं, तो फिर लिखा हुआ आएगा कि S1 विंस। लो भाई, इससे आगे मैं नहीं जाना चाहता, आज कंस्ट्रक्टर्स मैं बिल्कुल नहीं करवा रहा। तो काम जो आपने करना है, कल ही क्लास है आपकी इत्तेफाक से, तो काम आपने ये करना है। हाँ जी, 1 मिनट के लिए कोड दिखाना जरा, मैंने एक चीज देखनी। ओ शाबाश, मैं ये कोड दे दूंगा तुम्हें। नहीं, कोड की जरूरत नहीं सर, वो मैं एंड में मैंने देखा नहीं था ना वो इफ एल वगैरह। अच्छा, अब ये काम करके आना, क्रिएट अ क्लास नेम्ड, मैंने क्या क्या किया था, वीडियो वो और वो यूज़र कर लो। क्रिएट अ क्लास नेम्ड यूज़र, स्टोर फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ यूज़र। क्लास नेम यूजर से पूछनी है कि यूजर नहीं नहीं रखनी है? नहीं, यूज़र यानी यूज़र क्या, क्लास का नाम यूज़र होएगा। किसी भी सॉफ्टवेयर का एक यूज़र होता है ना, जब तुम अकाउंट बनाते हो तो वो उस यूज़र की क्लास बनानी है, उसका नेम रखना है तुमने, एज रखनी है तुमने, उसका रोल रखना है। रोल कैन ओनली बी ए और एन। ए का मतलब एडमिन है, एन का मतलब नॉर्मल है। यानी यूजर है ना, तो यूजर या एडमिन यूजर हो सकता है या नॉर्मल यूजर हो सकता है। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि रोल सिर्फ या तो ए होएगा या एन होएगा, इसके अलावा कोई रोल नहीं हो सकता। एज कैन ओनली बी बिटवीन 18 एंड 55। तुमने करना है किसी तरीके से, कि तुम कैसे करोगे मुझे नहीं पता, अभी तुम करोगे। और उसके पॉइंट्स आएंगे, बस ये 4 चीज़ें तुमने उसकी स्टोर करनी है। उसके बाद राइट
standard setters and getters create key objects of user class by populating them with user input. यूजर से इनपुट लेके उनको पॉपुलेट करना है, 3 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद बस सिंपल प्रिंट दोज ऑब्जेक्ट्स इन द ऑर्डर देयर पॉइंट्स। मतलब ये है कि जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा हैं वो सबसे पहले प्रिंट होएगा, फिर जिसके पॉइंट कम है फिर वो प्रिंट होएगा, जिसके पॉइंट सबसे कम है वो सबसे एंड पे प्रिंट होएगा, ठीक है। ये आखिरी चीज थोड़ी चैलेंज है, इस पे ज्यादा ना फंसना, अगर ना होए तो कोई ऐसा मसला नहीं, पहले सारा कुछ होना चाहिए। एक क्लास बनाओ जिसका नाम यूजर हो, उसके अंदर ये 4 एट्रीब्यूट स्टोर करो, स्टैंड गेटर्स लिखो, सेटर्स लिखो, उसके 3 ऑब्जेक्ट्स बनाओ और यूजर से इनपुट लेके वो स्टोर करवाओ, ठीक है। कल दिखा दोगे, अगर कोई प्रॉब्लम होएगी तो स्क्रीन शेयर करो और प्रॉब्लम डिस्कस कर लो, नहीं करनी तो बस ठीक है, मैं कहूँगा कि तुम्हें आ गया और मैं आगे चला जाऊँगा एज यूजुअल। चलो भाई, रब रखा, मैं ये शेयर कर दूंगा फाइल। ठीक है भाई।